तो बीएससी पार्ट फर्स्ट के फिजिक्स के लेक्चर यानी डेमो लेक्चर के अंदर आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना सिलेबस। और सिलेबस स्टार्ट करने से पहले एम्पलीट्यूड क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। और कुछ चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखना, जो हमारा और आपका जो तालमेल है और जो 12th वाले टीचर का जो तालमेल था आपका, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, किसी भी चीज को अपन लगातार 10-15 दिन तक देखते हैं या उसके साथ काम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपन ढल जाते हैं। ठीक है, तो आपको अब कॉलेज लेवल पे आ गए हो तो थोड़ा थोड़ा आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट करते चले जाना है। सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरा सिलेबस करवाऊंगा एज ए टीच, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कराऊंगा, शानदार तरीके से कराऊंगा, आप टेंशन ही लान। ठीक है, प्लस बात, आज ये लेक्चर रिकॉर्डेड था बट कल सुबह आपकी क्लास मॉर्निंग 7 AM आपकी लाइव क्लास रहेगी। ये रिकॉर्डेड लेक्चर है बट कल मॉर्निंग में मैं आपको बोल रहा हूं मॉर्निंग 7 AM आपकी लाइव क्लास रहेगी बीएससी पार्ट फर्स्ट की डेली। इस चीज में एक ध्यान दें, लाइव क्लास में आप कनेक्ट होना, क्योंकि जो लाइव क्लास है वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप हमसे कुछ पूछ सकते हैं, हम उस समय उस चीज को जवाब दे सकते हैं। थोड़ा सा ऐसे लगता है कि वास्तव में अपन क्लासरूम में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि क्लासरूम की जो फीलिंग होती है या फिर अपना जो प्रेशर होता है, वैसा ही प्रेशर वैसा इन्वायरमेंट अपने को घर पे बनाना है। मान लो कि कॉलेज 1 महीने बाद खुलते हैं, 15 दिन बाद खुलते हैं, 20 दिन, पर ऐसा शेड्यूल तो बनाओ ताकि आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर सको। कल आगे जाके आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करोगे तब भी अपने को अकेले के ही पढ़ना है, तो कम से कम आज से इंप्रूवमेंट चालू कर देते। तो करे श्री गणेश, तैयार है सभी जवान? तो श्री गणेश करो। याद रखना, एक बढ़िया कॉपी लेनी है, शानदार चमकती हुई, लगभग ये मान के चलो 300 से पेजों की कॉपी होनी चाहिए, 300 सवा 300 पेजों की कॉपी। इसके अंदर पेजेज होने चाहिए वो 300 से अबव होने चाहिए। क्लियर है? न्यूमेरिकल साथ साथ जहां मैं करवाता हूं वैसे नोट्स एक्यूरेट सही तरीके से उतारने, जहां प्रॉब्लम आए कमेंट करके बता देना, वापस रिपीट कर दिया जाएगा। ठीक है, पेपर वगैरह के बारे में इंट्रोडक्शन क्लास में बता दिया था, सेकंड क्लास में यह बता दिया था कि वास्तव में जो आपकी फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है वो कैसे कैसे यूज होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, एक एक पॉइंट बताऊंगा, आप टेंशन मत लेना, कहीं पे भी फिर आगे मिला लेना, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ऐसा है कि जहां जहां यूज होती चाहिए चीजें वहीं बताता हूं मैं। बीच में शुरू स्टार्टिंग में ऐसा ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए आपको छोटी छोटी चीजें बता दी, नहीं, अपन एक सिस्टमेटिक वे से चलेंगे। सिस्टमेटिक वे में ही फायदा है, क्योंकि आगे चलेंगे वो चीजें, एक सीढ़ी उधर चलोगे तो आप जल्दी ऊपर पहुंच सकते हो सकता है आप कहीं दूसरे तरीके से जा रहे हो ऊपर तो जल्दी भी पहुंच जाओ, पर उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो एक कॉपी है, उसका फर्स्ट पेज उसको तो छोड़ दो सारा का सारा, सेकंड पेज पे ऊपर ही ऊपर लिखो बीएससी पार्ट फर्स्ट, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर, ब्रैकेट में लिखो फिजिक्स। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले लिख दो भौतिकी, पर मेरी मानना है कि थोड़ी थोड़ी इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि जो हिंदी मीडियम, जैसे मैं भी बेसिकली हिंदी मीडियम से ही था, पर धीरे धीरे आप चलोगे तो आगे थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट होने लग जाएगा। और मैं यही चाहता हूं कि हमेशा ऑलवेज इंप्रूवमेंट हो, चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो। भौतिकी फिजिक्स, नीचे लिखे उसके मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन, यांत्रिकी एवं दोलन, यांत्रिकी एवं दोलन। अब इसमें यूनिट नंबर है 4, तो जो आपका फर्स्ट पेज है उस पे यूनिट का ही डिस्क्रिप्शन देंगे अपन, पूरा के बारे में बताएंगे कैसे कैसे यूनिट है, उसके बाद यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। सारे के सारे देखें, मैं इधर लिख रहा हूं यूनिट नंबर फर्स्ट, और साथ साथ उतारना भाई, ध्यान रहे सारे, यूनिट नंबर फर्स्ट। क्यों लिखवा रहे हैं? क्योंकि पता तो होना चाहिए क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन, कहीं ऐसे ही लगे पड़े हैं कि सर छाप रहे हैं यही आएगा, नहीं। मैं एक साथ आपको और काम करूंगा, जैसे जैसे टॉपिक करवाऊंगा उन टॉपिकों से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटीज में, वो अभी नीचे उसके लिखवा दिया जाएगा, ताकि आपको क्या हो, सुविधा रहे।
थोड़ी सी क्या हो जाए, आपको हेल्प मिले। यूनिट फर्स्ट में आपको क्या है, 2 नहीं 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर देखें, फर्स्ट चैप्टर भौतिक नियम, इसके बारे में तो पढ़ भी चुके हो आप। भौतिक नियम, भौतिक नियम एवं निर्देश तंत्र, एवं निर्देश तंत्र। ध्यान दे, सारे वर्ड की मीनिंग बताऊंगा, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखें। फिजिकल लॉज एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र, निर्देश तंत्र। इंग्लिश मीडियम वाले सुने, फिजिकल लॉज एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आ गया, बहुत क्लियर, धीरे धीरे बोलूंगा। दूसरा जो चैप्टर है आपका वो है आपेक्षिक घूर्णन गति। आपेक्षिक, ध्यान दे सारे, आपेक्षिक, आपेक्षिक, आपेक्षिक घूर्णन गति, घूर्णन गति, आपेक्षिक घूर्णन गति। मैं बताऊंगा आपको कहां कहां कैसे कैसे ये घूर्णन गति यूज होती है, कैसे नहीं होती, सारी चीजें मैं आपको लिखवाऊंगा। पर पहले चैप्टर यूनिट वाइज लिख लीजिए। यूनिट फर्स्ट में पहला चैप्टर है भौतिक नियम एवं निर्देश तंत्र, फिजिकल लॉज एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा है आपेक्षिक घूर्णन गति, रिलेटिव रोटेशन मोशन, एक दूसरे के सापेक्ष में गति बताएंगे आपको, ठीक है। थर्ड जो चैप्टर है आपका, वो चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, आपेक्षिक, आपेक्षिक, आपेक्षिकता का सिद्धांत, का सिद्धांत, सिद्धांत ब्रैकेट में लिखना STR, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसके ब्रैकेट में लिख ले। चौथा है आपका चैप्टर ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण। ध्यान दे सारे, ऊर्जा संरक्षण। यह आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट के अंदर 4 चैप्टर है। ये मैं चैप्टर किस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। बट ऐसा नहीं है कि MDSU या फिर आपका जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, यानी जो आपका शेखावाटी यूनिवर्सिटी है, जो आपकी मत्स्य यूनिवर्सिटी है, जो आपकी ब्रज यूनिवर्सिटी है, JNU है जोधपुर की, MDSU है और MLSU है, उसके साथ साथ आपका जो कोटा यूनिवर्सिटी है, सारों में मैकेनिक्स क्या है, लगभग समान है, यानी कुछ थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी डिट्टो है। मान लो कि कोई 10% ऊपर नीचे है तो मैं उसको अपने आप एक्स्ट्रा क्लास में करवा दूंगा, ये टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये कमेंट कोई ना करे कि सर इस यूनिवर्सिटी के पर्पज से, बेसिकली ये स्टार्ट हुआ है, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के पर्पज से हुआ, बट सारी यूनिवर्सिटी को मैं कवर करते हुए चलूंगा जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के संगठन के साथ जुड़ी हुई, जैसे MLSU, MDSU, कोटा यूनिवर्सिटी और आपकी ब्रज यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी, शेखावाटी यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी। इन सारों के सिलेबस को ध्यान रखा जाएगा। फर्स्ट चैप्टर के बाद, फर्स्ट यूनिट के बाद आपको सेकंड उसी पेज पे लिखना है यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर सेकंड, ठीक है। यूनिट नंबर सेकंड। अब जो यूनिट सेकंड है उसके अंदर 2 चैप्टर हैं आपके। पहला चैप्टर है द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र, अच्छा चैप्टर है द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। क्यों है वो तो आगे जब चलोगे तब बताएंगे, फिजिकल मीनिंग इसके कैसे कैसे होते हैं। दूसरा चैप्टर जो आपका है वो है दृढ़ पिंड गति, दृढ़ पिंड गति, ठीक है। रिजिड बॉडी मोशन, रिजिड बॉडी मोशन, अभी बताएंगे सारों को इंग्लिश की। थर्ड आपका चैप्टर है नहीं इसके अंदर, 2 चैप्टर आपकी यूनिट नंबर सेकंड में।
अब आते हैं आगे यूनिट नंबर थर्ड, यूएनआईटी यूनिट नंबर थर्ड, जो आपका थर्ड है, सबसे शानदार यूनिट है और मैकेनिक्स खत्म भी करती है। यहां पे पहला जो चैप्टर है इसके अंदर वो है आपका केंद्रीय बलों के, केंद्रीय बलों बलों के प्रभाव में गति, के प्रभाव में गति, प्रभाव में गति क्या है? केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स। दूसरा जो है वो आपका चैप्टर है अवमंदन आवर्तित गति। अवमंदन आवर्त गति क्या होती है? देखो ध्यान से देखिए सारे, अवमंदित आवर्त गति, आवर्त गति क्या बोलते हैं इसको? डैम्प्ड, डैम्प्ड पीरियोडिक मोशन या डैम्प्ड मोशन, ठीक है, आवर्त गति। यहां पे आपका मैकेनिक्स खत्म हो जाता है इस चैप्टर तक, इस चैप्टर तक आपका यांत्रिकी खत्म हो जाता है जहां से मैंने स्टार डाला। इससे नीचे जो स्टार से है वो है ऑसिलेशंस का पार्ट, दोलन का पार्ट। दूसरी बात, नाम से ही पता चल रहा है दोलन, फर्स्ट हो गया। उसके बाद आपको यूनिट फोर्थ, यूनिट नंबर फोर्थ, ध्यान से देखें भाई, क्यों बता रहे हैं सारी चीजें ध्यान से देखें, क्यों? क्योंकि आगे सारे इन्हीं के बारे में पढ़ना है, सारा इसी कुछ के बारे में पढ़ना है। इसके अंदर आपको एक पढ़ना है चालित, चालित आवर्त गति, बोलते हैं इसको ड्राइवन पीरियोडिक मोशन, किस तरीके से होती है। और इसके साथ एक चैप्टर तो ये है और दूसरा चैप्टर है आपका युग्मित, युग्मित, युग्मित दोलक। युग्मित दोलक को बोलते हैं कपल्ड ऑसिलेटर। यह आपका 4 यूनिट का चैप्टर और आपका सिलेबस है। जिस भी बच्चे को कहीं पे भी दिक्कत आए बेटा, डायरेक्ट आपको कॉल करना है, व्हाट्सएप करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बता दिया जाएगा लास्ट में जाते हुए कि व्हाट्सएप कौन से नंबर पे करना है और कॉल कौन से नंबर, दोनों एक ही नंबर है, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। ये मान के चलना कि जब जो कुछ भी है सारा इसी नंबर पे बेस्ड है, क्लियर है? अब हिंदी मीडियम वाले तो अपने फर्स्ट पेज के ऊपर ये अच्छे से छाप लें, उसके बाद समझाते हैं कि एक पॉइंट की किस तरीके से इनका यूज है। और इंग्लिश मीडियम वाले यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट रिकॉर्डेड लेक्चर है इसलिए मैं थोड़ा सा मूव कर जाता हूं फास्ट में, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पीछे करके देख सकते हो आप आराम से। लाइव क्लास में बहुत इजी वे में पढ़ाया जाएगा, शानदार तरीके से आराम से। देखो इंग्लिश मीडियम वाले मेरे साथ साथ लिखें, फर्स्ट फिजिकल लॉज एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यूनिट फर्स्ट में पहला चैप्टर। दूसरा रिलेटिव रोटेशन मोशन, रिलेटिव रोटेशन मोशन, ठीक है। दूसरा लिखें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एसटीआर। चौथा लिखें एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन। हिंदी मीडियम वालों को डायरेक्ट लिखना है, कहीं पे भी कुछ नहीं करना है, जहां भी प्रॉब्लम आए मैं बता दूं। यूनिट नंबर सेकंड को इंग्लिश में लिखेंगे सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। सेकंड चैप्टर है आपका रिजिड बॉडी रोटेशन, रिजिड बॉडी रोटेशन। यूनिट नंबर थर्ड, यूनिट नंबर थर्ड, यूनिट नंबर थर्ड को लिखो मोशन, फर्स्ट चैप्टर लिखो मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स। सेकंड की लिखो सेकंड चैप्टर को लिखो डैम्प्ड पीरियोडिक मोशन, डैम्प्ड पीरियोडिक मोशन।
यूनिट नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट को, चैप्टर को लिखें। चालित यानी ड्राइवन, ड्राइवन पीरियोडिक मोशन, ड्राइवन पीरियोडिक मोशन। युग्मित दोलक, इंग्लिश मीडियम में लिखे इसको कपल्ड ऑसिलेटर, कपल्ड ऑसिलेटर। क्लियर हुआ सारा? देखो बेटा, आज क्लास स्टार्ट की है, मतलब आज अपना वो दिन है जिस दिन अपने कुछ लिखना स्टार्ट किया, और वो काफी इंपॉर्टेंट डे होता है अपने लिए। वो एक ऐसा दिन होता है जहां से अपनी यादें जुड़ती हैं कि मैंने मेरे कॉलेज जीवन में उस दिन से मैंने कुछ पढ़ना स्टार्ट किया था, इस दिन से मैं कॉलेज के अंदर प्रवेश किया था कि हाँ मुझे ऐसा लगा कि कॉलेज का कुछ पढ़ना है। काफी इंपॉर्टेंट है, तो एकदम तरीके से नोट्स बनाए। जो बच्चा बीएससी फर्स्ट ईयर में, उसके लिए बता कि बीएससी के अंदर जो रिजल्ट है वो काफी डाउन रहता है। तो अभी से क्यों रहता है? क्योंकि नोट्स तो मिलते नहीं है, लास्ट में नोट्स लाते हैं, 5 साल के पढ़ते हैं, उससे क्वेश्चंस आते नहीं है। तो अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करने हैं, शानदार करने। हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों को कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ सारा? अब इसको थोड़ा सा एक बार ऐसे डिटेल से आपको क्या कर देते हैं, बता देते हैं कि कैसे। फिजिकल लॉज, फिजिकल लॉ का मतलब क्या होता है? फिजिकल लॉ के अंदर मैंने जो फर्स्ट वीडियो है उसमें बताया है कि किस तरीके से क्या फिजिकल लॉज कहां पे काम में आते हैं। जब अपन एक बॉक्स को इधर मूव कराते हैं, वो सारा फर्स्ट लेक्चर के अंदर। सेकंड लेक्चर में आपको अभी इसके बारे में पूरा डिटेल से अभी चालू ही करेंगे, अपन यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें बताएंगे। आपेक्षिक घूर्णन गति, जैसे पृथ्वी घूम रही है तो पृथ्वी अपनी एक्स पे भी घूम रही है, सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है। तो ये जो रिलेटिव मोशन है, एक दूसरे के सापेक्ष हो रही है जो मोशन है, जो पृथ्वी पे जो कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं, किस तरीके के बल हैं, वो आभासी हैं या कौन कौन से बल है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, सारे की जो डिटेल है वो इसके अंदर। नदियों का कटाव किस तरीके से होता है, चक्रवात कैसे बनते हैं, सारा का सारा इसके अंदर। ठीक है। एसटीआर, एसटीआर के अंदर आपको मिलेगा कि जब आप क्या करते हो, एक दूसरे के रिलेटिव मोशन करते हो तो कुछ चीज चेंज हो जाती है, मास इनवेरेंट नहीं रहता है, और आपका टाइम डायलेशन हो जाता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब लंबाई संकुचन हो जाता है। थोड़ा सा बता देते, ये प्लेन है आपकी, या नीचे एयरपोर्ट पे खड़ी है तो आपको कितना बड़ा दिखाई देती है, जैसे ही ऊपर गई मूव कर रही है, आपके घर के ऊपर से जा रही है, देखो यार इतनी सी दिखाई दे रही है, क्या इसकी लेंथ छोटी हो गई है क्या? नहीं, आपको क्या दिखाई दे रही है? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, यानी लेंथ में संकुचन दिखाई दे रहा है। ठीक है। एक मूविंग मास बढ़ जाता है तो क्या चीज तो वही थी, गति करने से क्यों बढ़ गया? वो रिलेटिव मोशन की वजह से हो रहे हैं सारे। बहुत शानदार है। ट्रेन के अंदर कैसे गति होती है एक दूसरे के सापेक्ष वगैरह, ये इसके अंदर है सारा। टेंशन मत लो, एक एक चीज को, एक जो ये मानो समुद्र होता है उसमें से फिजिक्स की छोटी छोटी चीजें हैं अभी। तो इस समुद्र में आपको तैरना सिखाया जाएगा, पहले किस तरीके से तैरते हैं लोग। ठीक है ना? हर आदमी आइडियल नहीं होता है, मैं हो, आप हो, कोई अदर हो, कोई भी आइडियल नहीं होता है, क्योंकि आइडियल चीज है ही नहीं, सब नॉन आइडियल चीजें हैं। तो नॉन आइडियल पर इतना कर सकते हैं अपन, आइडियल की ओर अग्रसर हो सकते हैं, आइडियल बनने की कोशिश कर सकते हैं, किसी दूसरे के रेफरेंस से अपन थोड़ा सा अपने अंदर सुधार कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, ऊर्जा संरक्षण। देखो, एनर्जी कंजर्वेशन लगा के आप कोई भी चीज जैसे मोमेंटम फाइंड कर सकते हो, वेलोसिटी वगैरह वगैरह क्वेश्चंस आते हैं। आप किस तरीके से एनर्जी कंजर्व रहती है, कॉलिजन में क्या होता है, किस तरीके से इलास्टिक कॉलिजन होती है, किस तरीके से हेड ऑन कॉलिजन होती है। ठीक है ना? प्रत्यास्थ टक्कर कैसे होती है, अप्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है, सारा इसके अंदर। ठीक है। उसके बाद है सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। किसी भी बॉडी का एक ऐसा सेंटर होता है जिसके ऊपर होल मास सेंटर्ड रहता है, यानी पूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है। जैसे आपने सर्कस देखा होगा, उसमें हाथी को एक टेबल के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है, फिर भी टेबल टूटती नहीं है। क्यों? वो कोई जादू नहीं है, वो एक फिजिक्स का सेंटर ऑफ मास निकाला हुआ पॉइंट है जिसपे हाथी खड़ा है, एलिफेंट जिसके ऊपर खड़ा है। क्लियर है? दूसरा, दृढ़ पिंड गति, रिजिड बॉडी रोटेशन। रिजिड बॉडी रोटेशन में जैसे क्या है कि कोई भी पॉइंट एक फिक्स कर दिया, उसके रोटेट कर रहा है। जैसे आप पढ़ोगे इसके अंदर प्रेशराइज मोशन, 12th क्लास में एक छोटा सा नाम आता था प्रेशराइज मोशन, लट्टू प्रचक्रण गति। देखो, गांव में जब आप मेले में जाके आते थे
यानी फेयर के अंदर से होके आते थे, तब एक घूमने वाली चीज लेके आते थे, तो वो घूमता था, घूमता ना, और घूमने के बाद जितना तेज घूमता था सही घूमता था, जैसे ही उसकी कमी आई, उसकी वेलोसिटी कम हुई, तो वैसे डगमगाने लग जाता था। और ये जो डगमगाने वाली गति थी, इसको बोलते हैं प्रिसराइज मोशन। ये वगैरह वगैरह इसके अंदर सारा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वगैरह वगैरह के बारे में, ठीक है ना। आओ, यूनिट नंबर 3, केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स। ये तो बहुत शानदार चैप्टर है, केपलर्स लॉ के अंदर है। एक ही प्लेन में किस तरीके से मोशन होती है, आर पे डिपेंडेंसी कैसे रहती है फंक्शन की, जो बलों का संबंध है वो किस तरीके से निकाला जाता है, ये सारे के सारे किसके अंदर है, इसी के अंदर है। क्लियर है। आप जो पढ़ते थे कि जो आपका मोशन होती है वो कहीं परवलयकार होती है, कहीं आपकी दीर्घवृत्ताकार होती है, कहीं आपकी क्या होती है, जो भी मोशंस थी आपकी इतनी सारी, जैसे इलिप्टिकल है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, या फिर आपकी इलिप्टिकल है, ये सारी मोशन इसी के अंदर केंद्रीय बलोक में की जाएगी, ठीक है। अवमंदित आवर्त गति, अवमंदित आवर्त गति का मतलब मान लो एक पेंडुलम है और इसको फोर्स लगा के अपन ने पेंडुलम करा है, ये धीरे धीरे मोशन करता हुआ धीरे धीरे इसमें क्या करेगा, कोई ना कोई तो रेजिस्टेंस फोर्स वगैरह काम करेंगे, तो ये किसकी जो दोलन होगी वो क्या होगी, कम होती चली जाएगी। इस चीज का अध्ययन होगा, वो होगा अवमंदित आवर्त गति। चालित, चालित मतलब अपने द्वारा चालित किया गया, कब, मान लो मैंने इसको एक बार फोर्स लगा के ऑसिलेट करवा दिया, तो ये ऑसिलेट कर रहा है, यानी अवमंद दोलन कर रहा है, ये धीरे धीरे दोलन कम होगा, तो बाहर से एक फोर्स काम करता है, को बोलते हैं ड्राइवन फोर्स, एफ बराबर एफ नोट साइन ओमेगा टी, वो आगे बताएंगे, टेंशन मतलब खुल के, तो वो ऐसी इसके अंदर अध्ययन की जाएगी। सेकंड है युग्मित दोलन, कपल्ड ऑसिलेटर। मान लो कि एक ऑसिलेटर है, जैसे ये स्प्रिंग लगी हुई है, एक ऑसिलेटर की तरह काम में कर रहा है, बट जैसे ही मैं ऐसे कर दूं, एक पिंड यहां से कनेक्ट है ऑसिलेटर और एक यहां से कनेक्ट है, ये दोनों कनेक्ट हो गए, तो इसको बोलते हैं कपल्ड, यानी युग्मित, दोनों तरह से युग्मित है। इस तरीके की जो मोशंस होंगे वो किसके अंदर होंगे, दोलन होंगे, वो किसमें होंगे, युग्मित दोलन। पूरी मैकेनिक्स के बारे में मैंने बताया, क्या क्या चैप्टर हैं, कैसे कैसे पढ़ना है, ये अपने फर्स्ट पेज पे अच्छे से छपे हुए होने चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपके फर्स्ट पेज पे ये सारे के सारे छपे हुए होने चाहिए, क्योंकि कल मैं जब स्टार्ट करूंगा तो टॉपिक स्टार्ट करूंगा मेरा मैं, ठीक है, और आपको लिखने हैं। अब ये तो आपके फर्स्ट चैप्टर पता है, अब आपका कॉपी का सेकंड पेज निकालो, ठीक है, और ये सारी चीज रिमूव कर रहा हूं मैं, आप अच्छे से उतार लेना इसको। थोड़ा सा और बता देता हूं कि इसका जो पेपर होगा वो 33 नंबर का होगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग 33 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। फिजिक्स के 33, 33 और 34 का पेपर होता है, 3 पेपर लगेंगे, एक 33, एक 33, 33 और 34, यानी 34, और 50 नंबर का आपका होगा प्रैक्टिकल, जिसमें आपको क्या करना है, कॉलेज वाले टीचर के साथ आदर सम्मान पूर्वक बातें करनी है, जिससे अपना एक वो क्या बन जाए, अच्छा रिलेशन बन जाए, और अच्छे रिलेशन के साथ नंबर आपको पूरे मिलेंगे। क्लियर है, ये चीजें थी। आ जाओ, सारे ध्यान दे भाई, ये लो चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे भाई अपन, यूनिट फर्स्ट, ऊपर ही ऊपर हेडिंग डाल दो और चैप्टर का नाम लिख दो, चैप्टर का नाम लिख दो और बढ़िया सी हेडिंग डाल दो। चैप्टर नंबर आपका यूनिट नंबर फर्स्ट, दूसरे पेज पे लिखना है भाई, यूनिट नंबर फर्स्ट, नीचे लिखोगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, और क्या है, भौतिक नियम, भौतिक नियम एवं निर्देश तंत्र। नोट्स ऐसे होने चाहिए कि आगे तक आपके काम में, चाहे वो कैसी एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड तक। भौतिक नियम एवं निर्देश तंत्र, इंग्लिश मीडियम वाले यूनिट फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट, और इसमें लिखे फिजिकल लॉज एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिजिकल लॉज एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ध्यान दे सारे, फिजिकल लॉज
एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर हुआ? साथ साथ मेरे हर पॉइंट को देखेंगे। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट मैं हेडिंग डाल रहा हूं, इस तरीके से अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे। ये जो आपके मोबाइल में हच वाला साइन बना रहता है, ऐसा साइन आपको वहां बनाना है। क्यों बनाना है? कॉपी ऐसी होनी चाहिए, इंप्रेसिव दिखने वाली, चमकने वाली होनी चाहिए, सितारों की तरह। जो चमकता है वही खिलता है, वही दिखता है, वही बिकता है। याद रखना इस बात का, सारी चीजें चमकने वाली चीजों पे होती हैं। ठीक है? आपका स्टार डाल के हेडिंग डालनी है निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र, निर्देश तंत्र, फर्स्ट हेडिंग डालनी है निर्देश तंत्र। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, और जितनी भी हेडिंग है उसको हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में लिखेंगे। ध्यान दें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सारे के सारे ध्यान दे भाई, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले पूरी जितने भी हेडिंग्स होंगी वो आप इंग्लिश में डालोगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र। अब निर्देश तंत्र से पहले मैं थोड़ी सी बातें बता दूं, सुनो। फिजिक्स के अंदर दो तीन चीजें जरूरी होती, जैसे मैंने आपसे पूछा कि यहां जयपुर कितना दूर है, तो आप पूछोगे सर कहां से है जयपुर दूर? दिमाग में आया कि नहीं आया? कहां से? अरे मैंने पूछा हाउ मनी फॉर जयपुर, कितना दूर है जयपुर? हाउ मनी फॉर जयपुर, या फिर ऐसे बोल सकते हो हाउ मनी किलोमीटर्स ऑफ जयपुर, दिल्ली, जो भी लगाना चाहो। तो कितना दूर है वो, तो दूर सा वर्ड से आएगा सर आप ये बताओ पहले कि कहां से पूछ रहे हो। क्यों? क्योंकि मेरे गांव से तो वो 120 किलोमीटर है और आपके गांव से वो 40 किलोमीटर है, तो सर ये तो अलग अलग हो गया ना। तो आपने पूछा कितना किलोमीटर है, यानी कितना दूर है, तो मैं कैसे बताऊंगा? पहले मुझे ये बताओ कि मेरे गांव से बताना है या आपके गांव से। मतलब किसी भी चीज को बताने के लिए, यानी किसी भी वस्तु को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिस्टम की जरूरी होती है, एक निर्देश यानी फ्रेम की जरूरी होती है, जिसे क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देश तंत्र। आया कि नहीं आया? ये चीजें मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी मीडियम वाले मेरे साथ साथ लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वालों को मैं भी लिखवा रहा हूं। पेशेंस बना के रखे सारे। देखो, किसी कण की, किसी कण की, किसी कण की स्थिति, स्थिति को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, करने के लिए, करने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता होती है, एक तंत्र की आवश्यकता होती है, तंत्र की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, जिसे, जिसे निर्देश तंत्र कहा जाता है, जिसे निर्देश तंत्र। किसी कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता होती है जिसे निर्देश तंत्र कहते हैं, जिसे निर्देश तंत्र कहते हैं। ध्यान दें, निर्देश तंत्र कहते हैं। अब सारे सारे कुछ चीजें आपके दिमाग में भी चल रही होंगी, उसको भी सोल्व करेंगे। निर्देश तंत्र, ध्यान दे सारे, निर्देश तंत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है? इंग्लिश मीडियम वालों को सारा पेशेंस बना के, निर्देश तंत्र मुख्यतः दो प्रकार के। ए जिसको बोलते हैं जड़त्वे, जड़त्वे निर्देश तंत्र,
निर्देश तंत्र, और दूसरे को बोलते हैं बी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, निर्देश तंत्र। ध्यान दियो, बहुत तरीके से। अभी मैं कार्तीय निर्देश तंत्र वगैरह की बात नहीं की है, मैं बताऊंगा वो क्या चीज है और कहां। वास्तव में फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो ही टाइप के होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो आप कार्तीय निर्देश पढ़ते हो, गोली निर्देश तंत्र पढ़ते हो या पढ़ोगे, ये सारे के सारे मैथमेटिकल टूल हैं, ये गणितीय विश्लेषण करने के तरीके हैं। यहां तक हिंदी मीडियम वाले एज इट इज उतारेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया क्यों जरूरी है, किसी भी पोजीशन को व्यक्त करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। इसमें कुछ है नहीं, इन दोनों को अभी समझाना बाकी है। तो एज इट इज उतारेंगे, एज इट इज, कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। अपने कॉपी के जो आपका जो फर्स्ट पेज खाली छोड़ा है, सेकंड पेज पे आपने पूरी यूनिटें लिखी हैं, थर्ड पेज पे ये लिखना स्टार्ट कर दो, यहां तक उतारो। और इंग्लिश मीडियम वाले हेडिंग डालो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फटाफट लिखे मेरे साथ साथ, और मैं नोट करवाते चले जा रहा हूं, और मेरे साथ साथ नोट करेंगे सारे के सारे। इस चीज का ध्यान रखें सब। क्यों नोट करना है ये भी मैंने बता दिया है, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाला एज इट इज उतारें और इंग्लिश मीडियम लिखें फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लिखें। हाँ मैं बोल रहा हूं साथ लेना भाई, लिख लें। द सिस्टम विथ, द सिस्टम विथ, द सिस्टम विथ respect, the system with respect to that, to that, to that, the position, the position, the position of a particle, of a particle, of a particle is denoted by, of a particle is denoted by, is denoted, particle is denoted, हाँ ऐसे लिखे, particle is denoted, particle is denoted, particle denoted is known as, particle is denoted comma known as frame of reference, known as frame of reference, frame of reference। ठीक है, अब तो हिंदी मीडियम लिख लिया होगा, साइड हटने की जरूरत नहीं है। देखें नीचे लिखें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि आप मेरी लैंग्वेज को धीरे धीरे पकड़ जाओगे, समझ गए। नई नई चीजें है ना, नए खिलौने के साथ थोड़ा दिन खेलना पड़ेगा भाई, तभी खेल सीख पाओगे, समझते हो। कोई भी चीज देख लो, नई चीज, आप जब 12th क्लास में थे तब किसी नई चीज को आप पाने की कोशिश करते, 2-4 दिन घूमते थे, तभी तो मिलती है कोई चीज। हाँ, देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, स्मॉल ए डाल के लिखे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा बी पार्ट वाला लिखे, नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये था आपका चैप्टर। अब ये तो थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, इससे पहले कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। देखो क्यों, क्योंकि ये सारे यूज होने वाले हैं। इसके बाद देखो सारे के सारे बहुत शानदार लिखना है, बहुत शानदार नोट्स बनाने हैं, एज ए टीज लिखवाया जाएगा, टेंशन मत लो, टाइम पास नहीं करेंगे, बार बार घुमार फिराने वाली बातें नहीं आती अपने को, डायरेक्ट फिजिक्स के अंदर बातें करेंगे, ठीक है ना, है ना। आओ सारे के सारे गणितीय,
गणितीय गणना हेतु उपयोग उपयोग होने वाले निर्देश तंत्र। वास्तव में तो वही होते हैं, बट एक सिस्टम बना देते हैं ना भाई। एक मान लो एक खेल है, ठीक है, दो तीन तरीके से। मान लो ताश, यानी आप जो कार्ड्स होते हैं उन्हीं का गेम होता है। कार्ड्स तो वो 52 ही है, पर उनमें जो खेलने का तरीका है उसको डिफरेंट कर दिया सारों। उन्हीं चीजों से खेला जा रहा है, पर खेलने का तरीका क्या है, थोड़ा सा अलग है। तो जो निर्देश तंत्र तो उन्हीं में से, दोनों में से होगा, कोई इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। बट जो कैलकुलेशन की जाएगी वो किन किन निर्देश तंत्रों में की जाती है उनकी बात करते हैं। फर्स्ट, आपका एक निर्देश तंत्र जो आपका फेवरेट है और इस साल इसी में रहना आपको, कार्तीय कार्तीय निर्देश तंत्र। कार्तीय निर्देश तंत्र। कार्तीय निर्देश तंत्र। कार्तीय निर्देश तंत्र का मतलब होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके ब्रैकेट में लिख रहा हूं इसके कोऑर्डिनेट x, y, z। ठीक है। दूसरा निर्देश तंत्र बीएससी सेकंड ईयर में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसको बोलते हैं गोलीय निर्देश तंत्र। गोलीय निर्देश तंत्र। r, थीटा, फाई। r, थीटा, फाई। तीसरा निर्देश तंत्र जो आपको सेकंड ईयर में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, यानी भाई सेकंड ईयर में पढ़ाया जाएगा इसके बारे में, पर पता तो होना चाहिए ना। सेकंड ईयर में जाते ही गुरुजी मान बेरो है भाई, गुरुजी हमें पता है कि ये चीजें फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ी थी। मजा आएगा ना, क्योंकि पहले से जो चीज पता होती है ना उसमें बच्चे को इंटरेस्ट पैदा होता है, इसलिए बता रहे हैं। तीसरा, बेलनीय बेलनीय निर्देश तंत्र। अरे बेलन घर वाला ही, जिससे रोटियां बनाते हैं आपके घर में, वही बेलन है। बेलनीय निर्देश तंत्र। रॉ, फाई, जेड। इनके बारे में मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा अभी, थोड़ा सा ये बता देता हूं। आर रेडियस है, थीटा कोण है, फाई भी कोण है। रो रेडियस है बेलन की, सिलेंडर की। फाई कोण है, जेड डिस्टेंस है। इसमें तीनों ही डिस्टेंस होती हैं। सारा एज इट इज उतारे। इंग्लिश मीडियम वाले सेकंड हेडिंग इस तरीके से, हिंदी मीडियम वाले ऐसे डालेंगे और लिखें उसके अंदर। लिखना स्टार्ट करो। इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले उतारे एज इट इज, लिखो। इंग्लिश में लिखो, मैथमेटिकल टूल्स फॉर सॉल्विंग मैथमेटिक्स कैलकुलेशन। मैथमेटिकल टूल फॉर सॉल्विंग मैथमेटिक्स कैलकुलेशन। There are three types of coordinates. There are three types of coordinate. There are three types of coordinate. There are three types of coordinate. First लिखें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। फर्स्ट लिखें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा लिखें स्पेरिकल स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और थर्ड लिखें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये मैथमेटिकल टूल है किसकी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन सोल्व करने की। ठीक है, अब आ जाओ, यहां तक उतारा, बढ़िया, कोई दिक्कत। चलो अब आपको जो जहां पे भी काम में लेना है वो काम में लेना है कार्तीय निर्देश तंत्र। फर्स्ट ईयर के अंदर पूरे जितने भी काम होंगे वो इसी के अंदर होंगे। तो सबसे पहली जो हेडिंग है वो क्या है, कार्तीय निर्देश तंत्र। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ध्यान दे सारे।
कार्तीय निर्देश तंत्र, इसको बोला जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर ओब्लिक इसको बोला जाता है राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक वर्ड बोला है मैंने, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोला जाता है, ध्यान दे सारे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑब्लिक राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों बोलते हैं वो अभी बताएंगे आपको, ठीक है। कार्तीय निर्देश तंत्र, देखो कार्तीय निर्देश तंत्र, ये रहा आपका एक्स, एक्स, ये वाई और ये जेड। राइट का मतलब होता है आपका राइट हैंड, इसको उतारो यहां पे रखो और ऐसे फिंगर कर्ल करने से किस डायरेक्शन में जा रहे हो आप, एक्स से वाई, एक्स से वाई। थोड़ा सा डीपली बता रहा हूं क्योंकि आगे मैन यूज होगा। एक्स से वाई, तो ये तो सारे क्या होते हैं, एक्स वाई जेड साइक्लिक ऑर्डर में होते हैं ना। तो किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होता है, एक वेक्टर ही होता है, कोई ना कोई वेक्टर। तो मैंने क्या किया, एक्स क्रॉस किया वाई से, क्या मिलेगा मुझे, जेड। तो राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग मैंने ऐसे फिंगर क्रल की, बाहर की साइड क्या मिलना चाहिए मुझे, तीसरा वेक्टर यानी जेड। तो ये रहा जेड, और ये वास्तव में ऐसे नहीं है, ये 3 डायमेंशनल में इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। ये एक्स, ये वाई, किस तरीके से है ये, देखो जरा, देखिए जरा, ये आपका कौन सा है, एक्स, ये आपका वाई, और ये क्या हो गया, जेड। ये लो, ध्यान दे सारे, एक्स वाई जेड बाहर की तरफ है, इस तरीके से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया होगा समझ में, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो हमेशा इस रूल का फॉलो होना चाहिए, ये राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। जैसे आपने फिंगर कर्ल की ऐसे, ठीक है, ऐसे करोगे आप, तो देखो किस तरीके से भी कर लो, सारी चीजें आपकी वैल्यू समान आनी चाहिए, ठीक है ना। राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस हाथ का काम में लेना, इसलिए इसको राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। इसको बोला जाता है, इसको क्या बोलोगे, दक्षिणावर्ती, दक्षिणावर्ती निर्देश तंत्र, दक्षिणावर्ती निर्देश तंत्र, इसको बोला जाता है राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, दक्षिणावर्ती निर्देश तंत्र। इसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का यदि मैं दर्पण इमेज लूं, क्या लूं मैं, दर्पण इमेज लूं, यानी ये क्या है, दर्पण का काम करेगा, मिरर, जिसमें आपकी फोटो दिखाई देती है ना अच्छी वाली, वही है मिरर। तो जो मिरर इमेज ली जाए वो कुछ ऐसी होगी, देखो कैसी, एक्स इस तरफ चले जाएगा, वाई एज इट इज रहेगा, एक्स वाई, और क्या है, जेड यहां है ना, ये यहां चला जाएगा, क्योंकि मिरर इमेज है ना, उल्टी दिखाई देती है ना, तो वैसे ही इमेज, इसको बोला जाता है वामावर्ती, वामावर्ती निर्देश तंत्र। थोड़ा सा ध्यान दें, इसके ब्रैकेट में दक्षिणावर्ती निर्देश तंत्र से पहले लिखें दक्षिणावर्ती कार्तीय निर्देश तंत्र, दक्षिणावर्ती कार्तीय निर्देश तंत्र, इसमें लिखें वामावर्ती के आगे लिखें वामावर्ती कार्तीय निर्देश तंत्र, ठीक है। एच इट इज ऐसे कैसे छापना है, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वालों सुन ले पहले। एक चीज और, कोई भी डायरेक्शन, ये तो डायरेक्शन है मेरी एक्स, ये वाई, ये जेड, हमेशा फिजिक्स में डायरेक्शन दो क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर और एक स्केलर। तो जिसमें डायरेक्शन का बोध होता हो, कहते हो एक्स दिशा है, ये वाई दिशा है, वहां पे वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है ना, तो उसका हमेशा एक यूनिट वेक्टर होता है,
इकाई सदिश, आज से जान लो सारी चीजें। एक्स में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हमेशा इस तरीके से ओरिजिन से बाहर की तरफ दर्शाया जाएगा। इसको बोला जाता है मूल बिंदु। जो अपन वर्ड बोल रहे थे ना कहां से, वो आपका मान लो एक गांव या वो ओरिजिन है। ये क्या है? मूल बिंदु। मूल बिंदु, ओरिजिन। ठीक है, अब आओ, इस एरो बाहर की तरफ दर्शा रहा ना, ये यूनिट वेक्टर को शो कर रहा है। यूनिट वेक्टर एक्स दिशा में होता है आई कैप, या फिर आप थोड़ा सा बड़ी क्लास में आए हो ना अभी, तो इसको लिखा जाएगा एक्स कैप। जिसपे कैप लग जाए वो यूनिट वेक्टर है। कोमा, एक तरीके से और लिखा हुआ मिलेगा, थोड़े से आगे जाओगे तो ए एक्स कैप। ठीक है, एज इट इज वाई में क्या मिलेगा? ऐसे एरो मिलेगा बाहर की तरफ, क्योंकि इकाई सदिश इंक्रीमेंट को बताता है, बढ़ाव को बताता है। इधर ओरिजिन है, जीरो की तरफ है, ऊपर जाओगे तभी तो बढ़ोगे। तो इसको बोला जाता है जे कैप कॉमा वाई कैप कॉमा ए वाई कैप। सेम डिट्टो जेड के अंदर एरो लगा के देखें आप, तो मिलेंगे आपको के कैप कॉमा जेड कैप कॉमा ए जेड कैप। ठीक है, यहां आई कैप जे कैप कॉमा के कैप इकाई, यहां आई कैप जे कैप क्रमशः, ऐसे लिखें, क्रमशः एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड दिशा में इकाई सदिश है। यहां आई कैप जे कैप क्रमशः एक्स वाई जेड दिशा में क्या है? इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर है। क्लियर सारा? तो जो दूसरी हेडिंग थी वो क्या थी आपकी? कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्योंकि ये हर जगह यूज होने वाला है इसलिए थोड़ा सा डीपली करवा रहा हूं। उसके बाद ये दोनों डायग्राम बनाएंगे। इसको बोला जाता है वामावर्ती निर्देश तंत्र, इसको बोला जाता है दक्षिणावर्ती कार्तीय निर्देश तंत्र। ये यार आई जे के क्रम से क्या है? यूनिट वेक्टर है, यानी इकाई सदिश है। कौन सा में? एक्स वाई जेड। क्रम बोला है मतलब एक्स में आई है, वाई में क्या है? जे, और जेड में क्या है? के। इकाई सदिश। हिंदी मीडियम वाले एडजेक्टिव्स उतारे, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले लिखो। इन चीजों को बता देते। इसको बोला जाता है राइट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। राइट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, लेफ्ट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस लाइन को कैसे लिखोगे? हियर आई कैप कोमा जे कैप के कैप आर यूनिट वेक्टर in direction of x y z respectively वर्ड जोड़ना बोलना। here I j k are unit vector in direction of x y z respectively। क्लियर हुआ सारा? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। उसके बाद ये तो पहला पॉइंट था इसके अंदर, ठीक, इसमें पहला पॉइंट था ये, एरो लगा के ऐसे लिख लेना। ठीक है, उस एरो के बाद दूसरी चीज हमेशा याद रखे इसके अंदर, ये लो, सारी चीजों की बात करेंगे एरो लगा के। ये जो एक्स वाई जेड है इनकी लिमिट क्या होंगी? सीमा। क्योंकि आगे जब इंटीग्रेशन करवाऊंगा मैं आपसे कहीं कहीं यूज होगा, तो आपको ऐसे आए नहीं, सर आता है मुझे। सीमा, लिमिट, हेडिंग डालेंगे लिमिट। तो लिमिट देखो, एक्स की लिमिट ये आपका जीरो है। क्या एक्स को इधर खींच के लिए लाया जा सकता है? आराम से। ये जीरो से प्लस इनफाइनाइट तक कहीं भी जा सकता है, और इसको जीरो से माइनस इनफाइनाइट तक कहीं से भी ला सकता है। इसका मतलब लिमिट क्या हो गई? माइनस इनफाइनाइट से एक्स और प्लस इनफाइनाइट तक यही होंगी। जेड की भी यही होंगी, माइनस इनफाइनाइट से, और वाई की भी यही होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि देखो
y को भी नीचे खींच लो कितना भी माइनस इनफाइनाइट तक, और ऊपर प्लस इनफाइनाइट, इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इन। कोई दिक्कत है यहां तक? ये लिमिट यूज लेनी है इसके अंदर। ये आपका फर्स्ट पॉइंट, ये आपका सेकंड पॉइंट। ठीक है, आओ चौथा पॉइंट, स्थिर बिंदु के लिए बात कर रहा हूं, गतिशील बिंदु के लिए नहीं है। स्थिर बिंदु यानी रेस्ट पॉइंट के लिए, स्थिर बिंदु हेतु, फॉर रेस्ट पार्टिकल के लिए या रेस्ट पॉइंट के लिए, हमेशा जो आर वेक्टर आपका है वो कहलाता है स्थिति सदिश। स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। ध्यान रहे, जस्ट इसके बाद यही टॉपिक आने वाला है, पूरा डिटेल से बताऊंगा, ये पूरा निकाल के बताऊंगा। अभी तो मैं क्या है इसको सिस्टमेटिक तरीके से करवा रहा हूं। आर, और इसको आर वेक्टर को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, ये एक होता है अल्पांश सदिश, जिसको बोला जाता है लेंथ एलिमेंट। मान लो अक्ष दिशा है, उसके अंदर एक छोटा सा टुकड़ा लिया, तो उसको डीएक्स नहीं बोलते क्या आप? जैसे आप बायोसावर्ट का लो करते थे, मान लो एक छोटा सा एलिमेंट लेते थे डी आर, तो एक छोटी सी जो एलिमेंट लेते हो मतलब उसको बोलते हैं डी आर, लेंथ एलिमेंट, यानी जो आपका लंबाई अल्पांश है वो। ठीक है, तो देखो चौथा पॉइंट आपको लिखना है इसके अंदर, लंबाई अल्पांश। अल्पांश क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लेंथ एलिमेंट। ठीक है, और ये कैसे लिखा जाता है? डी आर है ना, तो डी आर वेक्टर इक्वल्स टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ये सारी पॉइंट आपको याद रखनी है, इस बुक में नहीं, तीनों बुक में काम में आएगा। ज्यादातर ये सारी चीजें सेकंड बुक आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में काम में आएंगी, बट यहां भी कहीं कहीं काम में आएंगी छोटी छोटी जगह, तो आप दोबारा नहीं बतानी पड़े। ये आपका यहां तक हुआ कार्तीय निर्देश तंत्र। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर आप कह रहे हो कि एक तो ये है कार्तीय निर्देश तंत्र और एक ये है, तो सर दोनों में से यूज कौन सा लेंगे? आओ जरा देखो, ये क्या है? इसका बिंब, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब इमेज, और इमेज कब बनेगी? जब ये एग्जिस्ट करेगा, ये वास्तव में बना हुआ होगा। यदि यही नहीं है तो इसका क्या औचित्य है? इसकी इमेज कहां से बनाओगे आप? नहीं बना सकते। इसका मतलब इससे ये बना है। इसलिए सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है? दक्षिणावर्ती निर्देश तंत्र का उपयोग किया जाता है। यानी गणितीय गणनाओं में सबसे ज्यादा किसका उपयोग किया जाता है? ज्यादातर मेनली इसी का उपयोग किया जाता है, दक्षिणावर्ती निर्देश तंत्र। ठीक है, अब मैं यहां से लिख ही लिया होगा इतना। एक लास्ट लाइन लिखवा रहा हूं, आज के लिए इतना ही है, उसके बाद फिर कल सुबह मॉर्निंग में 7 बजे मिलते हैं। सिर्फ एक लाइन लिखवा रहा हूं, ठीक है? इसको उतार लेना भाई सारे, नोट्स अच्छे होने चाहिए, ध्यान दे लेना, पहले बोल रहा हूं। नीचे एक एरो लगा के लास्ट लाइन लिख दे। गणितीय गणनाओं में, लिखे फटाफट, गणितीय गणनाओं में दक्षिणावर्ती कार्तीय निर्देश तंत्र का उपयोग किया जाता है। गणितीय गणनाओं में दक्षिणावर्ती कार्तीय निर्देश तंत्र का उपयोग किया जाता है। इंग्लिश में लिखो, in mathematical calculation we use right hand coordinate system. In mathematical calculation we use right hand coordinate system, यानी हम क्या यूज करते हैं गणनाओं में? राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, फिर से ध्यान, दो चीजें, जो भी बच्चा जुड़ रहा है प्लीज एक बार लाइव जुड़े। लाइव किस पे आएंगे? लाइव ऑन यूट्यूब।
ठीक है, इसका नाम आप जानते ही हो अच्छे से, लाइव ऑन यूट्यूब, लाइव ऑन यूट्यूब। कितने? 7 AM, हमेशा मॉर्निंग 7 से 8 आपको लाइव मिलूंगा मैं, ठीक है। AM, AM का ध्यान रखना रे भाई, कहीं शाम का सोच लो आप। मॉर्निंग है, आप उठते नहीं हो, फिर भी उठना है आपको, कल से नए दौर में चलना है कल से, ठीक है। और किसी भी चीज की क्यूरी या किसी भी चीज की संपर्क के लिए 7611 9811 11 इस पे आप संपर्क करोगे। ये है वो टिकट वाले नंबर जिससे आपको बुकिंग करवानी है। समझ गए हो मेरी बात? आपकी जो 10-12 क्लासेज हैं वो आपकी डेमो क्लासेज है, यानी फर्स्ट यूनिट लगभग मान लो, उसके बाद ऐप पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। 700 रुपए फीस है मात्र। पढ़ के देखो, अच्छा लगे तो टिकट बुक करवाना, नहीं तो आपके पास में आपके पैसे, ठीक है। तो आज के लिए मैं अलविदा कहूं, आज के लिए राम राम। कल मिलते हैं इसी टाइम नहीं, सॉरी, मॉर्निंग 7 AM to 8 AM। धन्यवाद।